जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 1 आज हमारा पहला लेक्चर है और अटेम्प्ट जिसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं वो है ऑटम 26। कोई मार्कर देखिएगा कोई दूसरा ऑटम 26, ठीक है। और इसमें एक्सपेक्टेड आपको पता है कि जो पेपर है हमारे वो थोड़े से अर्ली होंगे, यानी मिड ऑफ अगस्त में एक्सपेक्टेड है। तो थोड़ा सा हमारी प्लानिंग इस सेशन की चेंज है, ठीक है। चेंज इन द सेंस के आपको कुछ जल्दी फ्री कर दिया जाएगा इस सेशन में, और उसका पर्पस ये होगा क्योंकि आपके पेपर भी जल्दी होने। तो ऑटम 26 लेक्चर नंबर 1 कैफेट। आज के लेक्चर के दो हिस्से होंगे। नंबर 1 ओरिएंटेशन, यानी ओरिएंटेशन में क्या होगा, कुछ टीचर का इंट्रोडक्शन होगा, कुछ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होगा, और फिर इसके बाद हम पहला कंसेप्ट ऑडिट का डिस्कस करेंगे, ओरिजिन एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। यानी ऑडिट क्या है, ऑडिट की जरूरत क्यों पेश आई, ओरिजिन क्या था इसका, मतलब इजाद कहां से हुआ, ये जरूरत कहां से पेश आई इसके, और एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, ऑडिट के क्या फायदे हैं। पहले हम चलते हैं ओरिएंटेशन की तरफ। ओरिएंटेशन में अमूमी तौर पे दो चीजों का इंट्रोडक्शन होता है। एक इंट्रोडक्शन होता है जज़ाकल्लाह टीचर का, और एक इंट्रोडक्शन होता है सब्जेक्ट का, ठीक है। पहले टीचर का इंट्रोडक्शन ब्रीफली। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, आपका पूरा कोर्स मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, सारे कंसेप्ट्स। और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट काफ़ी साल हो गए, 15-16-17 साल हो गए लगभग, वगैरह वगैरह वगैरह। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ज़्यादा अहम है। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका आपने इसकी नेचर को खास तौर पे समझना है, ठीक है। सबसे पहले जो उन्होंने पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है कि अकाउंटिंग और ऑडिट का डिफरेंस क्या है, ये आपने समझना है, ठीक है। और खास तौर पे इनमें अकाउंटिंग और ऑडिट में जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का डिफरेंस है, ये आपने खास तौर पे समझ। अगर आप मुझसे पूछना सर आज के लेक्चर में सबसे अहम चीज क्या है, आज के लेक्चर में, ये तो आपको पता होगा कि लेक्चर जो हमारे लगभग कोई 1.5 घंटे के, सवा घंटे, 1.5 घंटे के लगभग होता है लेक्चर की ड्यूरेशन। तो लेक्चर में हर चीज अहम नहीं होती, मतलब वैसे पूरा लेक्चर अहम होता है, लेकिन कुछ चीजें ज्यादा अहम होती हैं। जैसे फर्ज कीजिए कोई 20-25 मिनट के कंसेप्ट ऐसे होंगे ज्यादा अहम, और बाकी जो लगभग 1 घंटे के कंसेप्ट होते हैं ना, वो उन्हीं मेन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने, एक्सप्लेनेशन होती है। जो कोर कंसेप्ट होते हैं वो कम होते हैं। तो अगर आप आज मुझसे पूछे था सर आज के लेक्चर का मगज क्या है, आज के लेक्चर का कोर कंसेप्ट क्या है, सबसे अहम चीज, तो वो मैं कहूंगा अकाउंटिंग और ऑडिट में फर्क जानना आपके लिए सबसे अहम है आज के लेक्चर, क्योंकि ये वो कंसेप्ट है जो थ्रू आउट द सेशन आपने यूज करना है, ठीक है जी। भाई क्या फर्क है अकाउंटिंग में और ऑडिट में, सुन लीजिएगा, समझने क्या लगे हम ये समझने जा रहे हैं कि अकाउंट ऑडिट की नेचर क्या है। सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो उससे पहले उसका मिजाज जानना जरूरी होता है। तो मैं आपको ऑडिट का मिजाज बताने जा रहा हूं। मिजाज का अकाउंटिंग क्या है, अगर मैं आपसे कहूं अकाउंटिंग को कम से कम अल्फाज में बयान करें, आप कहेंगे सर अकाउंटिंग का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा ही है, अकाउंटिंग में क्या करते हैं आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना सीखते हैं। अभी आपको पता ही होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। किसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बताइए जरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट। सम टाइम अल्टरनेट टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्योंकि आईएफआरएस की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, कंपनीज एक्ट की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। बात का तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वगैरह भी, उससे मुझे अल्टरनेट टर्मिनोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 चीजें शामिल होती हैं, ऐसे ही है, ओके। ये इनको तैयार करना, ये क्या है अकाउंटिंग। ऑडिट में क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। अकाउंटिंग इज इक्वल टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट इज इक्वल टू वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट है, आप कोई अकाउंटिंग का क्वेश्चन करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग का काम, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर आप मुझे कहते हैं सर ये जरा चेक कीजिए कि हमने ये जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई है, ये क्वेश्चन किया, ये ठीक किया है कि नहीं, आप चेक कीजिए। तो मैं जब उसको चेक करूंगा कि आपने क्वेश्चन ठीक किया कि नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ। टेक्निकली स्पीकिंग मैं ऑडिट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन का, आपकी बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का।
तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे भैया ऑडिट किस चीज का नाम है, तो आपने क्या कहना है, ऑडिट क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये डिफरेंस है पहला अकाउंटिंग और ऑडिट का। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस सेशन में क्या करने जा रहे हैं, हम ऑडिट को समझने जा रहे हैं, ऑडिट क्या होता है। ठीक है, इजी रहिएगा, हमारा मकसद क्या, ऑडिट को समझना। ओके, आगे चलते हैं। भाई नेचर तो हमें समझ आ गई, अकाउंटिंग मतलब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट मतलब वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, अटेम्प्टिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में क्या फर्क है इनका। ठीक है, इनका क्वेश्चन, बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताता हूं कि अकाउंटेंट की जरूरत क्यों पड़ी। नेचर में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी डिस्कस करते चलते हैं, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये प्रैक्टिकल नेचर का सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल नेचर का सब्जेक्ट क्या होता है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। एग्जांपल्स फिलहाल जहन में रखिएगा कि ऑडिटर की क्यों जरूरत पड़ती है। हिस्ट्री में कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज थी, यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनीज थी। आपको पता है यूएसए की इकोनॉमी वैसे बड़ी इकोनॉमी है, तो उस इकोनॉमी की भी कुछ बड़ी कंपनीज थी। एक बड़ी कंपनी थी एनरॉन, दूसरी एक बड़ी कंपनी थी वर्ल्डकॉम, ये पास की कंपनीज है। एनरॉन इतनी बड़ी इकोनॉमी, उस इकोनॉमी की इतनी बड़ी कंपनी, और उस इतनी बड़ी कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या किया, फ्यूचर रेवेन्यू को करंट ईयर में रिकॉर्ड कर दिया। फ्यूचर रेवेन्यू को करंट ईयर में, यानी जो अगले साल का कोई एडवांस पकड़ा होगा उसने, इस साल का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया। बोले ठीक किया कि गलत किया, ये किसने किया गलत, अकाउंटेंट ने। तो एज ऑडिटर हमने क्या करना होता है, इस तरह की गलतियां चेक करनी होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या किया उसने, दूसरा काम, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे से रिकॉर्ड ही नहीं किए। ठीक है, अकाउंटेंट इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए जाने या अनजाने में कुछ गलतियां कर सकता है। ठीक है, इन्हीं एरर या फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए ऑडिट प्रोफेशन क्रिएट हुआ। वर्ल्डकॉम ने क्या किया, ये भी बड़ी कंपनी है, इसने क्या किया, इसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। अब आप अकाउंटिंग के एक्सपर्ट बैठे हैं, जरा सोच के मुझे बताइए, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर दिया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया जाए, तो प्रॉफिट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे और आपके एसेट्स भी बढ़ जाएंगे, जिससे इन्वेस्टर्स को लगेगा कि ये कंपनी तो बहुत प्रॉफिट में है, और वो उस कंपनी के शेयर मजीद खरीदेंगे, शेयर की प्राइसेस हाई होंगी, जो कि असल में नहीं है। इस तरह के काम होते हैं, अकाउंटेंट्स बाज़ औक़ात करते हैं। देखिए, हर कंपनी के अकाउंटेंट्स ऐसे नहीं होते, ठीक है, लेकिन अगर 100 कंपनी में से 5 कंपनी के अकाउंटेंट भी ऐसे गड़बड़ करते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंटेंट का काम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इस प्रिपरेशन में वो जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर सकता है। इसीलिए ऑडिटर की जरूरत पेश आई कि ऑडिटर क्या करे, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे, वेरीफाई करे। अगर उनमें कोई एरर या फ्रॉड है इस तरह के, तो वो उसको डिटेक्ट करके ठीक करवाते हैं। तो ये अकाउंटिंग और ऑडिट में फर्क समझ आ गया आपको। एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है जो मुझे बड़ी पसंद है, मतलब जब स्टूडेंट लाइफ में होते थे तब भी बड़ी पसंद आई थी, कि वो लाइन ये बोलता था कि जहां पे अकाउंटिंग का काम खत्म होता है वहां पे ऑडिटिंग का काम शुरू होता है। बताइए, इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते? वो जाहिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगे तो फिर ही उनकी वेरिफिकेशन होगी ना। इसीलिए आप नोट करें, जो आपका ये सब्जेक्ट है ना, उसका नंबर भी क्या है, आखिर वाला, कैफ हेड, स्टार्ट में नहीं है। पहले उसने क्या किया, आपको काउंटिंग सिखाई, फिर उसके बाद ऑडिट की तरफ लेके आए। ठीक है, लेकिन से ये ना समझिएगा कि शायद ऑडिट का पेपर पढ़ने के लिए R2 का पेपर पढ़ना लाजमी है। अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ना लाजमी है। कौन से बेसिक कंसेप्ट, जो आप पीआरसी लेवल पे कवर कर जाते हैं। पीआरसी में है ना अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, ठीक है, और FR1 में भी कवर कर जाते हैं, अगर कोई कसर रह भी गई हो पीआरसी में, ठीक है, वो FR1 में कवर हो जाती है। FR1 काफी है, बस FR2 पढ़ा होना जरूरी नहीं है। अगर पढ़ा हो या साथ साथ पढ़ रहे हो तो अच्छा है, लेकिन लाजमी नहीं है। बहरहाल चले वापिस आते हैं, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा, अच्छा, अटेम्प्टिंग। आज के लेक्चर की सबसे अहम बात ये बोला था ना, अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, ये बात आपने याद रखिए
हालांकि मैं जोर दे के अभी मैं 2-3 दफा बार बार, अच्छा मैं कुछ चीज ना बार बार बोलूंगा, आप होगी इरिटेशन, सर ये इतना आसान कंसेप्ट है, एक दफा बोल दिया क्यों टाइम जाया कर रहे हैं, मुझे पता इरिटेशन होगी, लेकिन वो आपके दिमाग के अंदर डालनी है चीजें, ठीक है। और क्यों? क्योंकि वो आप बार बार फिर भी मुझसे पूछेंगे, हालांकि 10 दफा बताऊंगा, 11वीं दफा फिर भी आप पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 11वीं दफा भी बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर अभी आप पहले लेक्चर में इस बात को समझ लेंगे ना, तो इंशाल्लाह बाकी का सेशन आपका जिंदगी सुकून से गुजरेगी। वो क्या है? असूल सुने, आज के लेक्चर की सबसे अहम बात, अकाउंटिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीकाकार डिफरेंट है, ऑडिट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीकाकार डिफरेंट है। अच्छा, अब साथ साथ मेरे रहना है, आपने एग्री करते जाना है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? भाई दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग के क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का तरीकाकार कुछ और है, ऑडिट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार कुछ और है। अच्छा, तो क्या फर्क है? क्या फर्क है? फर्क सुने, फर्क सुने। एक है काउंटिंग, काउंटिंग में क्या होता है? नंबर्स। एक है ऑडिट, ऑडिट में क्या होता है? अल्फाज। कुछ सब्जेक्ट्स में नंबर होते हैं जैसे मैथ, काउंट, कुछ में अल्फाज होते हैं जैसे ऑडिट, फिर जैसे इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, या कोई लॉ पढ़ा होगा, या कोई और इस तरह के सब्जेक्ट पढ़े होंगे, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं ना थोड़ा, मैं जरा सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो हमारे स्कूल में जो ना टेबल्स नहीं सिखाते थे, पहाड़े होते थे, पहाड़े समझते हैं? टेबल्स ही कहते हैं, टेबल्स का तर्जुमा। तो ये मेरा भाई, छोटी सी एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल है, इसे मैंने फर्क बताना है आपको। ये मेरा भाई 2 का पढ़ा सुनाए जरा, 2 एकम 2 करके आता है आपको? हाँ, शाबाश। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 7 करें। अब फिर कर तो सही ना मेरा भाई, 2 तिया 7। अब मुझे बताइए, पहला स्टेप सही बोला इसने? दूसरा सही बोला? तीसरा सही बोला? नहीं। अच्छा, अगर ये कहें 2 तिया 7, वो भी गलत, आप कहें वो कहें, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ कि 2 तिया 6 ही होगा, 7 होगा वो भी गलत, 5 होगा वो भी गलत, 6 होगा तो ठीक होगा, 5 हुआ वो भी गलत, 7 हुआ ओके। चले दूसरा सवाल आपसे, इसको अपने जहन में रखना है। दूसरा सवाल, वो हमारे टीचर हमें एक मजमून कहा करते थे, और मेरा बेहतरीन दोस्त है, उर्दू में भी होता था, इंग्लिश, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड। उसमें पहली लाइन होती थी कि कौन है मेरा बेस्ट फ्रेंड? अली इज माई बेस्ट फ्रेंड। कौन होते हैं? आप क्या लिखते होते थे? सुभान इज माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, अब इसने लिखा है अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, उसने लिखा है सुभान इज माई बेस्ट फ्रेंड, भाई वो गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अगर अली कहा है तो उसका भी बेस्ट फ्रेंड अली होना चाहिए। क्यों? इंडिविजुअली डिफरेंस आता है, इंडिविजुअली डिफरेंस तो अभी तो हमने अकाउंटिंग वाली एग्जांपल में पढ़े, या 2 या 5 हो या 7 हो, वो भी इंडिविजुअली डिफरेंस था, वो तो गलत होता है फिर ना। हाँ, वो था न्यूमेरिकल कंसेप्ट, ये है थ्योरेटिकल कंसेप्ट। कुछ जगहों पे याद रखे, जो मैथ होता है ना, जो उसके ऐसे असूल हैं, जो लिखे पड़े असूल हैं, उनको बदल ही नहीं सकते, उनमें आप थोड़ा सा डेविएशन करेंगे वो गलत होगी। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें डेविएशन इंटेग्रल पार्ट है, होनी ही होनी है, होनी ही होनी है, ठीक है। अगर मैं उनसे कहता हूं भाईजान ऐसा करें, जाए जरा फॉर एग्जांपल 1 कप जो है वो चाय लेके आ, फॉर एग्जांपल, अभी तो रोजा है, कह नहीं रहा, मिसाल दे रहा हूं, ये भाईजान हो सकता है उस चाय वाले की दुकान तक जाना है, दाएं तरफ से जाएं, ये दूसरे वाले भाई बाएं तरफ से जाएं, ठीक है। फर्ज करें अगर डिस्टेंस सेम आता है तो कौन सही है? दाएं तरफ वाला, बाएं तरफ वाला? दोनों ठीक है, हालांकि दोनों का रास्ता मुख्तलिफ है, लेकिन मंजिल तो एक है ना भाई, बात समझ रहे हैं? तो समझाना क्या चाह रहा हूं, अकाउंटिंग में आपने एज इट इज जो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपके सजेस्टिव सॉल्यूशन टीचर के सॉल्यूशन के साथ मैच करता है। आप हर स्टेप को मैच करते हैं, फिर आगे जाते हैं। एक स्टेप भी डिफरेंट होता है, वहीं पे रुक के सोचते हैं फर्क क्या है, क्या गलती है, और जो फर्क होता है वो मामूली तौर पे कोई ना कोई गलती ही होती है। लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे हमारा ऑडिट का सब्जेक्ट है, इसमें जब आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा, याद रखिए उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि भाई ये चीज है तो सिर्फ ऐसे ही काम हो सकता है और किसी दूसरे तरीके से हो ही नहीं सकता। नहीं, एक काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं। ऑडिट में एक चीज को वेरीफाई करने के बहुत से तरीके होते हैं। इन्होंने अगर कोई और तरीका लिखा, इन्होंने और लिखा, इन्होंने और लिखा, लेकिन है सारे ठीक, तो मुझे बताइए कौन सही कौन गलत?
सब सही, प्रोवाइडेड कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा हो। तो अब मैं सम अप कर रहा हूं अपनी बात को, वो क्या कर रहा हूं, अकाउंटिंग कर करके आप लोगों का, अब माइंड ना कीजिएगा, है माइंड ना कीजिएगा, आप लोगों का माइंडसेट ऐसा बन चुका होता है कि अगर हमारा सोल्यूशन टीचर के या बुक के सोल्यूशन के साथ मैच किया तो ठीक है, वरना गलत है। इसी कंसेप्ट को आप ऑडिट में भी लेके आते हैं। मैं कोई केस स्टडी आपको दूंगा, कोई एग्जाम क्वेश्चन आपको दूंगा, आप जब लिखेंगे तो आपके सोल्यूशन में, इनके सोल्यूशन में अली बेस्ट फ्रेंड होगा, उनके सोल्यूशन में सुभान बेस्ट फ्रेंड होगा, किताब में मैंने लिखा होगा सलीम। अब ये भी परेशान, वो भी परेशान कि हमारा बेस्ट फ्रेंड तो सलीम होना चाहिए था, ये अली आ गया, ये सुभान आ गया। तो याद रखें, अल्फाज फर्क होने से कंसेप्ट गलत नहीं होता। आप जब ऑडिट में क्वेश्चंस करेंगे, ये लाजमी है, क्या है, लाजमी है कि आपने जो सॉल्यूशन किया होगा वो और जो बुक में सॉल्यूशन होगा उसके अल्फाज में फर्क होगा, उसके अल्फाज में फर्क होगा। याद रखें, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका सॉल्यूशन गलत है। अकाउंटिंग में सॉल्यूशन मैच होते हैं ना, तो आपकी पक्की आदत बन गई होती है। वो स्टूडेंट ने काउंटिंग कर करके PR से में की, R1 में की, R2 में की, कर करके यहाँ पे आते हैं ना, तो उनका एक माइंडसेट, वो माइंडसेट तोड़ते तोड़ते महीना लग जाता है। वो एंड तक बच्चे यही पूछते हैं, एंड तक आप यकीन नहीं करेंगे, आखिरी महीने में ही पूछते रहते हैं, सर मैंने केस स्टडी किया, उसमें मेरे कुछ और अल्फाज हैं, किताब में कोई और अल्फाज है, सर जरा चेक करके मुझे बताएं मैंने ठीक किया कि नहीं किया, मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया। ठीक है, तो जरा लिख लीजिए, असूल लिख ले, इस सारी 15-20 मिनट की डिस्कशन का असूल लिख लीजिए। ठीक है, इन ऑडिटिंग वर्ड्स में बी डिफरेंट बट कंसेप्ट्स शुड बी सेम। इन ऑडिटिंग वर्ड्स में बी डिफरेंट बट कंसेप्ट शुड बी सेम। बस ये है सबसे अहम असूल आज की क्लास का। घर वाले आज पूछेंगे भैया रोजे की हालत में कॉलेज गए थे, वैसे तो बंदा, ये तो आप करीबी हॉस्टल में रहते होंगे ना, या आधे मिनट में आगे होंगे, 10-15 सेकंड के, अच्छा 2 मिनट लगे हैं, चले पैदल ही आगे। तो घर वाले कहेंगे भैया रोजे की हालत में क्लास में गए, ये वैसे मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को बता दूं, ये ना कल बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं, क्लास कोई नहीं होती, फिजिकल स्टूडेंट कोई नहीं है, 2-3 स्टूडेंट सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि करीबी हॉस्टल्स है ना, वहां से पैदल पे चल के आ जाते हैं लगभग, या कोई और चलते चलते कोई काम शाम के घर से आए होंगे तो एक आधा स्टूडेंट बैठ गया। तो ये ना समझे कि गवर्नमेंट के ऑर्डर की वायलेशन है, नहीं, क्लास बंद है और तो कोई नहीं है ना आपके इर्द गिर्द। तो क्या, कहाँ पे थे हम, हाँ, घर वाले ये पूछेंगे भैया कॉलेज गए थे क्या सीख के आए, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना सर ने वो तो बहुत सी बातें सिखाई थी, लेकिन सबसे अहम बात क्या थी कि ऑडिट में वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम होना चाहिए। इसमें अकाउंटिंग वाला रूल नहीं लगाना। अकाउंटिंग वाला रूल क्या होता है भला, अकाउंटिंग का रूल क्या होता है कि आपका जो भी वर्ड्स है, जो भी आपके नंबर हैं, वो सॉल्यूशन के नंबर के साथ सेम होने चाहिए। अकाउंटिंग का रूल, ये रूल हमारे ऑडिट में नहीं चलना। ऑडिट में क्या रूल चलना है, वर्ड्स में बी डिफरेंट, अकाउंटिंग का रूल क्या था, नंबर मस्ट बी सेम। ऑडिट का क्या है, वर्ड्स में बी डिफरेंट बट कंसेप्ट शुड बी सेम। डन जी। चलिए, ये तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार बता दिया। अब आगे चलते हैं जरा जल्दी से, पेपर स्ट्रक्चर क्या होगा वो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारा पेपर जो है वो किस तरीके से आएगा। भैया पेपर में 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पेपर में 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। लेटेस्ट अटेम्प्ट से पहले जो, ये भी 2-3 दिन पहले, चंद दिन पहले जो अटेम्प्ट्स हुई है, इससे प्रीवियस जो अटेम्प्ट्स थी ना, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते थे, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन और केस स्टडी। लेकिन न्यू एजुकेशन स्कीम में ICAP ने पेपर पैटर्न को चेंज किया है। अब 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, MCQs, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन और केस स्टडीज। और फिर उसने अपना फोकस भी केस स्टडीज के ऊपर बढ़ा दिया बाय द पैसेज ऑफ टाइम। और ये दोनों चीजें मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। हालांकि ICAP की हर चीज को मैं अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन जो अच्छी चीजें होती हैं उनको, कुछ जो मेरे ख्याल में अच्छी होती हैं, जो मुझे अच्छी लगती हैं, उनको हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे। तो ये दोनों बातें अच्छी हैं। पेपर में MCQs का आना, गुड थिंग बैड थिंग, गुड थिंग। क्यों गुड थिंग, 2 फायदे होते हैं। एक फायदा इसका ये होता है कि ज्यादा कंसेप्ट टेस्ट हो जाते हैं, मतलब ज्यादा चैप्टर्स जो के कंसेप्ट टेस्ट होता है MCQs के जरिए। हर MCQ में कोई ना कोई कंसेप्ट होता है। और दूसरा फायदा क्या होता है, एग्जामिनर जो है, जो पेपर चेक करने वाला है, वो कोई जजमेंटल मार्क्स नहीं दे पाता। ठीक है, यहाँ तो वो पूरे नंबर देगा,
सही होगा तो पूरे नंबर होंगे, गलत होगा तो 0 नंबर। ठीक है, वो अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पे जजमेंटल इश्यूज की बेस पे मार्क्स नहीं देता। तो मुझे इस वजह से एमसीक्यूज पसंद है। और दूसरा, केस स्टडी की वेटेज भी ज्यादा हो गई है, वो भी मुझे पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोफेशन में जो रट्टा है ना, किसी भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉडी में रट्टा को अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, एप्लीकेशंस को क्योंकि अक्सर हमारे जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं ना, सारे स्टूडेंट्स को नहीं लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है सर, जो याद करते हैं ना बार बार भूल जाता है, फिर भूल। तो अब जब रट्टे वाले सवाल ज्यादा होते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम भी ज्यादा हो जाती है कि सर रट्टा कैसे लगाएं। जब रट्टे वाले सवाल कम होंगे, केस स्टडी वाले सवाल ज्यादा होंगे, तो फिर आपने मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस नहीं करना होता, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना होता है। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब अगली चीज हम क्या समझने जा रहे हैं, पेपर पैटर्न। ठीक है, अब ये देखिए, पहले ब्रीफली बता रहा हूं, तसल्ली से हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो क्लास के सेशन के दौरान मैं आपको समझाता जाऊंगा। एमसीक्यूज आ रहे हैं जी, ये एमसीक्यूज आगे 10 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, लेकिन 10 नहीं होंगे एमसीक्यूज, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज 1.5 या 2 नंबर के भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ देखे छोटे एमसीक्यूज हैं, ये बहुत छोटा एमसीक्यू है, और कुछ देखे बड़े, अगला बहुत बड़ा। ठीक है, तकरीबन 1/3 पेपर का जो हिस्सा है एक पेज का, उसमें एमसीक्यू। हम इंशाल्लाह दोनों तरह के, ज्यादातर प्रैक्टिस हम इस लेवल के क्वेश्चन की करेंगे, तो छोटे छोटे। फिर इसके बाद अगर आप देखें, ये क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, ये इसमें आप देखें कोई ना कोई स्टोरी बता रहा है, ये एक कंपनी थी, उसमें ये मसला हुआ, अब बताएं क्या करना है, ये काम करें। ये कोई कंपनी थी, उसमें ये मसला हुआ, अब ये करें आप। ठीक है, ये सारी केस स्टडी है। केस स्टडी की सबसे आसान पहचान क्या है, पहली निशानी क्या है केस स्टडी की, क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। आपने लॉ में क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको पता ही होगा उसका। ठीक है, तो इसमें एंड पे जाके उसने एक रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी शेयर किया, ये देखिए। ठीक है, तो वेटेज कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, यानी यूं समझ लीजिए कि 5, 10, 15, 3 दरमियान में भी ना किसी किसी जगह पे रिप्रोडक्शन कंसेप्ट टेस्ट हो जाता है। समझ 15 से 20 नंबर के दरमियान में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन, 10 नंबर जो है वो एमसीक्यूज के लिए, और बाकी 70, 72, 75 के दरमियान में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। अब इस बात को नोट कर ले, ज़हन में रखना, इसको बाद में हमने अपने जो तरीकाकार है ना पढ़ाने का और क्वेश्चन करने का, उसके साथ लिंक करना है। क्योंकि देखिए, हमने तैयारी किसकी करनी है, इस पेपर की। मैंने जो कुछ आपको बताना है, समझाना है, तैयारी करवानी है, क्वेश्चन करवाने हैं, वो इस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को सामने रखे करवाने हैं कि ये आपका पेपर है और आपने इसको पास करना है। डन जी, पेपर पैटर्न समझ लिया आपने। तो मुझे बताइए, ऑडिट के पेपर में कितनी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से? एमसीक्यूज हैं, रिप्रोडक्शन क्वेश्चन है, केस स्टडीज है। एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होंगे? 10 मार्क्स के होंगे। रिप्रोडक्शन क्वेश्चन लगभग कितने मार्क्स के होंगे? लगभग 15 to 20% के लगभग। और केस स्टडीज कितनी होगी? 70। यानी मेजर पोर्शन हमारा केस स्टडी बेस्ड होगा। हमने केस स्टडी की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। दूसरा सूल लिख लें, ऑडिट में हमने केस स्टडीज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ये पेपर पैटर्न से बात हमारी सब्सटेंशिएट हो गई। सब्सटेंशिएट हो गई मतलब वेरीफाई हो गई, मतलब कंफर्म हो गई। आगे चलते हैं जी, प्री रेक्विजिट। क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कुछ पढ़ना जरूरी है? कोई चीज जानना जी बिल्कुल जरूरी है। क्या? अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स। भाई कौन से वाले बेसिक कंसेप्ट्स? वो जो आपने पीआरसी में और R1 में पढ़े हुए हैं। ठीक है, ऑडिट पढ़ने से पहले आपका R1 पढ़ा होना लाजमी है। ये मेरी एक सजेशन है। R1 पढ़ा होना लाजमी है, R2 पढ़ा होना लाजमी। अच्छा, मैं पढ़ा हुआ कह रहा हूं, पास नहीं कह रहा। अल्फाज में फर्क है। पढ़ा होना और चीज है, पास होना और चीज है। तो ऑडिट का ये पेपर, ऑडिट के कंसेप्ट समझने के लिए R1 पढ़ा होना जरूरी है, पास होना जरूरी नहीं। R2 पढ़ा होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर पढ़ा हो तो आपको बेनिफिट देगा। आपके लिए 10% कंसेप्ट्स आसान हो जाएंगे। आपके लिए 10% के करीब कंसेप्ट्स आसान हो जाएंगे। डन जी, प्री रेक्विजिट समझ आ गई? तो मुझे बताइए, अगर कोई स्टूडेंट आपसे, दोस्त आपके पूछेगा कि बताओ भैया R2 मैंने नहीं पढ़ा हुआ, क्या मैं R2 पढ़े बगैर ऑडिट पढ़ सकता हूं? क्या बताएंगे उसको? पढ़ सकते हैं।
ठीक है, ये डिपेंड करता होता है वैसे आपके टीचर पे। क्या हमारे ऑडिट में याद रखिए, ऑडिट के कंसेप्ट्स भी होते हैं, अकाउंट R2 के कंसेप्ट्स भी, R2 के कंसेप्ट्स होते हैं। मजे की बात बताऊं आपको, ऑडिट में R2 के कंसेप्ट्स होते हैं, लॉ के कंसेप्ट्स, सी लॉ, कंपनी लॉ के कंसेप्ट्स भी होते हैं। ठीक है, अगर तो आपका टीचर ये जिम्मेदारी लेता है कि मेरे ऑडिट में अगर अकाउंटिंग या लॉ के कंसेप्ट है तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, तो फिर तो आप R2 पढ़े बगैर ऑडिट पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका टीचर कहे नहीं भैया R2 पढ़ के आए हैं, मैं सिर्फ ऑडिट के कंसेप्ट समझाऊंगा, R2 के जो कंसेप्ट ऑडिट में इस्तेमाल हो रहे हैं वो कंसेप्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो फिर आप R2 पहले पढ़े ऑडिट में। ठीक है, यानी इन शॉर्ट ये डिपेंड करता है टीचर पे। अगर वो टीचर आपको R2 के कंसेप्ट सिखाएगा ऑडिट में तो फिर आप पढ़ सकते हैं, वरना नहीं। डन, आगे चलते हैं। प्री रिक्विजिट भी हो गए। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ फेलियर। एवरेज स्टूडेंट के फेलियर होने की सबसे कॉमन, गेस करें गेस करें गेस करें, आपके ख्याल में क्या रीजन होगी? शाबाश, केस स्टडी की रिटन प्रैक्टिस ना करना। केस स्टडी की, मैं भी चूंकि स्टूडेंट रहा हूं, इस फेज से गुजरा हूं, लिखना मुझे अकाउंटिंग बहुत पसंद थी। अकाउंटिंग के 4-4 घंटे बैठ के क्वेश्चन किया करता था मैं। जहां पे दूसरा सब्जेक्ट था, कोई मैनेजमेंट का होता था, कोई पता नहीं कि बिजनेस कम्युनिकेशन, बिहेवियर स्टडी का होता था, सब थ्योरी वाला, थ्योरी टाइप का, मैं जान जाती थी। वो सिर्फ देख लिया, समझ आ गई, किताब बंद। आप भी शायद ऐसे ही करते होंगे। अच्छा, अब मैं सच्चा वाकया बताने लगा। हमारा था टेस्ट किया, हमारे सामने PPT टेस्ट होता था, एंट्री टेस्ट होता था CA का। उस एंट्री टेस्ट के अंदर ऐसे आया, ऐसे लिखना था, ऐसे मुझे आता था, मैंने फिर भी आधा लिखा। एग्जाम में बैठ के आधा लिख के जहर लगता था मुझे। कभी मैंने उधर घर बैठ के प्रैक्टिस नहीं की थी। एग्जाम में भी आता था, लेकिन आधा क्वेश्चन करने के बाद मेरी तबीयत पता नहीं क्या कुछ होना, मैंने कहा बाकी क्वेश्चन अच्छे हो गया, मुझे उम्मीद है पास हो जाऊंगा, छोड़ दिया मैं पास हो गया था। वैसे उम्मीद है आपके भी कुछ जज्बात थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से मिलते जुलते ही होंगे, है ना। थ्योरी लिखना था, लेटर लिखना, राइटिंग लिखना, इंग्लिश सारी लिखना, वो जहर लगता। अकाउंटिंग है तो एक क्वेश्चन सही हो जाता है ना, बंदा मोटिवेट होता है मजीद क्वेश्चन करने के लिए, दिल करता है अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है, सही होना शुरू होता है। जब लिखने की बारी आती है हमें कुछ गुड फीलिंग नहीं आती। ऐसा ही है, ये गलती है, ये है सबसे बड़ी रीजन। केस स्टडी की देखें, हमें पसंद हो या ना हो, ICAP को इससे गर्ज नहीं है। ICAP चाहता है कि आप में एक स्किल डेवलप हो। ठीक है, आपने प्रैक्टिकली केसेस डिस्कस करने हैं अपने क्लाइंट्स के साथ जो होंगे, तो क्या आप ड्राफ्टिंग के लिए किसी और को हायर करेंगे? वो भी आपने करना है। तो इसीलिए केस स्टडी की प्रैक्टिस आपसे करवानी है, आपको चाहे पसंद हो या ना हो। ICAP चाहता है आप में एक स्किल डेवलप हो इस पेपर को पढ़ के, क्या ऑडिट के केस स्टडीज को आप सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर केस स्टडी पढ़ी है, समझ आ गई है, केस स्टडी पढ़ी है, समझ आ गई है, कर लेंगे सर, बेफिक्र हो जाएगी क्या। ये भाईजान पूरा सेशन 6 महीने जो है वो इन ड्राइव पे आते जाते हैं कॉलेज, हर रोज देखते हैं ड्राइवर जो है वो कैसे गाड़ी चलाता है। 6 महीने बाद इनको गाड़ी आ जाएगी चलाने, क्यों नहीं आएगी? और देखते रहे, रोज देखते रहे, उनको समझ आती रही है वो कैसे घुमाता है, कभी इधर घुमाता है, कभी उधर घुमाता है, कभी दाएं पैर दबाता है, कभी बाएं, देखते रहे हैं और देख के समझ आ जाती है। नहीं आती क्या? देख के समझ नहीं आती, देख के समझ नहीं आती क्या? जब तक ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठेंगे गाड़ी चलानी, तो याद रखिएगा केस स्टडी भी देख के कभी समझ नहीं आएगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ठीक है, देख के ऑडिट नहीं आएगा, करके आएगा। लिखें अगला सवाल, ऑडिट देख के नहीं आएगा, पढ़ के नहीं आएगा, करके आएगा, करके आएगा। तो मोस्ट कॉमन रीजन समझ आ गई? आगे चलते हैं। हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड? 2 घंटे भैया, लेक्चर के अलावा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी खासतौर पे भैया आपके लिए ये बात, आपके लिए क्या, लेक्चर के अलावा घर जाके आपने 2 घंटे पढ़ना है डेली। अगर आप अपनी डेली रूटीन में 2 घंटे दे सकते हैं सब्जेक्ट को, तो इंशाल्लाह सब्जेक्ट उम्मीद है पास हो जाएगा, आसानी से भी पास हो सकता है। ठीक है, 2 घंटे, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना और बोलने में जितना आसान है, करने में बहुत मुश्किल है।
कंसिस्टेंसी बहुत अहम होती है लेकिन बहुत मुश्किल भी होती है, ठीक है। रमज़ान में तो 5 वक्त की नमाजें सारे माशाल्लाह पढ़ते हैं, बाद में भी पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दाएं बाएं हो जाते हैं। ऐसा ही है कंसिस्टेंसी। हम 1 महीना आसान है बात, पूरा साल करना ये है कंसिस्टेंसी। आखिरी महीने में तैयारी दबा के कर लेते हैं, वो सारे कर लेंगे आखिरी महीने में, लेकिन वो जो सक्सेस है वो आखिरी महीने की प्रिपरेशन पे डिपेंड नहीं करते, स्टार्ट से कंसिस्टेंसी के साथ किसने मेहनत की। तो आपसे क्या रिक्वायर्ड है, डेली 2 घंटे इस सब्जेक्ट को आपने देने हैं लेक्चर के लिए। इसमें लेक्चर टाइम शामिल नहीं है। अच्छा, शुरू में क्या होगा, पहले ही 10 दिन में मेरी बात गलत साबित हो जाएगी। ये बात जो मैंने की कैसे गलत साबित होगी, आप कहेंगे सर जी आप जो पढ़ाते हैं समझ आ जाती है, असाइनमेंट देते हैं वो भी 45 मिनट में हो जाती है, आप तो कहते थे 2 घंटे, तो आप ऐसी बिला वजह हमें डरा रहे थे आंदा मैं 45 मिनट पढ़ूंगा। शुरू में वाकई ऐसा होगा, आधे घंटे 45 मिनट में आपका काम खत्म हो जाया करेगा, लेकिन उसकी रीज़न पता क्या होगी, अभी स्टार्ट है। स्टार्ट में आपको पता है जब कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, इस सब्जेक्ट के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी है। अब क्या क्या बताएं आपको, टाइम कम होता है। ट्रेजेडी क्या है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट्स है ना, नॉर्मली ज्यादा सब्जेक्ट वो स्टार्ट में आपने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, ठीक है। जैसे काउंटिंग है आपने पहले पढ़ी है, मैथ है आपने पहले पढ़ा, ऑडिट सब्जेक्ट मोर देन 95% स्टूडेंट्स के लिए जिंदगी में पहला सब्जेक्ट होता है। R2 पढ़ाना आपको लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं ना R2 मुश्किल है कि ऑडिट, आप कहेंगे सर R2 मुश्किल है। हालांकि R2 जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी जिंदगी कम, ये मेरा अपना जाती ख्याल है, जाहिर है डेफिनेटली R2 वाले टीचर इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन उनको मैं ये नहीं कह रहा उनकी जिंदगी आसान है, उनकी भी मुश्किल, लेकिन मैं कह रहा हूं उनको एक प्लस पॉइंट है क्या, R2, क्योंकि R2 में जो कंसेप्ट होने हैं ना वो बच्चे के पास R1 में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। R1 वाले टीचर को भी एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट है क्या, PRC में कंसेप्ट पड़े हुए हैं। PRC वाले टीचर की जिंदगी थोड़ी टफ होती है इस पॉइंट। ऑडिट में क्या होता है, हमारे पास स्टूडेंट बिल्कुल ब्लैंक आता है, उससे ऑडिट की ABC भी नहीं पता, उसे ABC से स्टार्ट करके XYZ तक लेके जाना होता है पूरा, ये प्रॉब्लम है, और उसके लिए टाइम लिमिटेड है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो करना क्या है, आपने डेली क्या कहने का, बात से बात निकलती है, बात जेन से भी निकल जाती है। हाँ 45 मिनट, शाबाश। तो शुरू में चूंकि बेसिक कंसेप्ट चल रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तसल्ली से, मतलब तरीके से, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है, मैं ग्राउंड फाउंडेशन अच्छी हो ना, बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग भी बन जाती है। तो आप कहेंगे सर ये तो 45 मिनट में 50 मिनट में निमट जाता है, 2 घंटे। आप शुरू में हुआ करेगा ऐसा तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के घंटे के अंदर अंदर आपकी असाइनमेंट हो जाया करेगी एवरेज स्टूडेंट की, लेकिन याद रखिए 1.5-2 हफ्ते के बाद आपको 2 घंटे पे आना पड़ेगा। तो आप उसको स्टैंडर्ड ना बनाइएगा शुरू में, जल्दी जब से आपका कंप्लीट हो जाया करेगा काम। डेडलाइन क्या है हमारा, सिलेबस कंप्लीट। अच्छा ये आपने बार बार नहीं, ये खास तौर पे जैसे ही महीना गुजरता है ना, वो बच्चे पूछना शुरू हो जाते हैं क्या सर सिलेबस कब खत्म होगा। महीने के बाद रिजल्ट आया, उससे अगले हफ्ते शुरू हो गया सवाल, क्या सर कितने लेक्चर होंगे, पूछे क्यों, सर मैंने प्लानिंग करनी है। सर प्लानिंग तो अभी बता रहा हूँ, प्लानिंग कर ले जो करनी है आपने। तकरीबन 90 लेक्चर्स होंगे, 100 लेक्चर्स होते हैं। इस सेशन में थोड़ा सा हमें चूंकि पीछे आ गए पेपर, तो टाइम थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए आपने देखा कि हमने क्या किया, फिर लेक्चर की ड्यूरेशन बढ़ा दी है। इस दफा जो लेक्चर होगा वो पहले 1.25 घंटे, अब 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटा है ना, हाँ। तो वो नंबर ऑफ लेक्चर्स कम हुए, ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर बढ़ गई, तो इंशाल्लाह क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं, कोशिश करेंगे ना हो, इंशाल्लाह नहीं होगा। डन जी। ये थी चीज़ें ओरिएंटेशन के हवाले से। कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में हो, मैं भूल गया हूँ, पूछना चाहते हो, ज़रूर पूछ लीजिए। ये हमारा चेक पॉइंट है। अब ओह स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करना, ICAP की किताब नहीं यूज़ करनी आपने। ICAP का स्टडी टेस्ट आपको हम बुक देंगे, आपने इंस्ट्रक्टर की बुक यूज़ करनी है। ये वही मार्कर आ गया फिर से, इंस्ट्रक्टर बुक यूज़ करनी है। ये लिखा हुआ मैंने इंस्ट्रक्टर, पढ़ा नहीं जा रहा होगा आपको, लेकिन इंस्ट्रक्टर की बुक यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा वो बुक जो है, अभी ICAP ने अपना सिलेबस जो है ना इस अटेम्प्ट का, वो अभी पब्लिश नहीं किया, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है 2-3 दिन में करेगा। तो पहला चैप्टर आपको नोट्स की शक्ल में मिलेगा जब सिलेबस ICAP कंफर्म कर देगा, जो कि मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली
चेंजेस हो भी सकती हैं, कोड ऑफ एथिक्स की एक्सपेक्टेड एमए भी हो, कभी कंफर्म नहीं है। बहरहाल जैसे ही ICAP का सिलेबस आता है तो सिलेबस के मुताबिक बुक को रिवाइज करके चैप्टर 2 से फिर आपको बुक दी जाएगी, लेकिन चैप्टर 1 क्या होगा आपका नोट्स में चलेगा। ठीक है, तो ICAP की बुक जो है वो हाँ, जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लें उसके बाद ये कंफर्म करना चाहें कि भैया ICAP के कंसेप्ट कवर हो गए, फिर पढ़ सकते हैं, यानी रीचेक करने के लिए कि कंसेप्ट पूरे हो गए कि नहीं। लेकिन पहले आपने टीचर के मटेरियल यूज करना है, उसके बाद टू बी ऑन सेफ साइड आप पढ़ना चाहें जरूर पढ़ें, मैं रोकता नहीं हूं, जरूरत नहीं है लेकिन मैं मना भी नहीं कर रहा। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं ICAP की बुक को, लेकिन कब पढ़ना है, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, उससे पहले नहीं पढ़ना। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम अपने ऑडिट के कंसेप्ट्स की तरफ। स्टार्ट करें जी। ये समझिए, ये तो था ओरिएंटेशन, यहां तक ओरिएंटेशन निकल गया। अब क्या है, हमारे पहले चैप्टर का पहला कंसेप्ट। हमारे पहले चैप्टर का पहला कंसेप्ट क्या है, इंडस्ट्रियल। भाई ऑडिट कहां से स्टार्ट हुआ, ऑडिट का आगाज कहां से हुआ? ऑडिट का आगाज हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। ठीक है, वो 18वीं सदी के आखिर में 19वीं सदी के करीब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। उससे क्या हुआ, पहिया इजाद हुआ, मशीनें इजाद हुई। उससे पहले बिजनेस होते थे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की शक्ल में। सोल प्रोप्राइटरशिप समझते हैं, एक ओनर। पार्टनरशिप समझते हैं, एक से ज्यादा ओनर, लेकिन वो खुद ही ओनर होते थे, खुद ही बिजनेस को मैनेज भी करते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बड़ी बड़ी मशीनरी आई, तो एक नया कंसेप्ट आया जॉइंट स्टॉक कंपनी का। क्यों? क्योंकि मशीनें खरीदने महंगी होती थी, मशीनें ज्यादा पैसे चाहिए थे, 2 4 8 10 लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे महंगी महंगी मशीनें खरीदे। तो वो क्या करते थे, फिर जरूरत पड़ी तो यार पार्टनरशिप में तो 20 पार्टनर होते हैं, पढ़ा ना। तो यहाँ पे तो अब 20 से भी बात बढ़ गई है, क्योंकि पैसे ज्यादा चाहिए। एक जहाज क्या खरीदना, एयरलाइन का बिजनेस कंपनी बनानी है, और एक जहाज जो है वो अरबों रुपए का आ जाता है ना। तो 15-20 जहाज खरीदने होंगे, तो मुझे बताइए 8-10 लोगों के बस की बात है 15-20? अमूमी तौर पे नहीं। हाँ, कोई बड़ा ही कोई सेठ साहब हो तो अलग बात है, अमूमी तौर पे नहीं। तो फिर क्या करते हैं, जरूरत इस बात की आई कि नंबर ऑफ ओनर्स का जो कैप लगा हो ना पार्टनरशिप में, उसको खत्म कर दिया जाए। तो फिर कंपनी का कंसेप्ट आया जिसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी मेंबर कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। तो जब जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट आया, ठीक है, उसमें फिर क्या हुआ, जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसों की जरूरत ज्यादा थी, ओनर्स की तादाद बढ़ाई गई, जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट आया। अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से, तो जो सबसे बड़ा फर्क हमारे ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से वो सुन लें। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो बिजनेस को ओन, एक तो नंबर ऑफ ओनर्स की तादाद लिमिटेड होती थी। जो बड़ा फर्क है वो ये कि जो बिजनेस के मालिक होते थे वही बिजनेस को मैनेज भी कर रहे होते थे। आज भी अगर आप देखें, घर के करीब आपके इर्द गिर्द जितने भी छोटे मोटे बिजनेस हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है या कुछ चंद एक पार्टनरशिप बिजनेस है, उनमें मालिक अमूमी तौर पे दुकान में खुद मौजूद होता है। ओनर भी है वो, मैनेजर भी है वो। लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस होता है ना, जॉइंट स्टॉक, वो अमूमी तौर पे कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। अब आप 100-150 स्टूडेंट से मिल मिला के पैसे डाल के फर्ज कीजिए 3-4 जहाज खरीद लिए, सर एयरलाइन स्टार्ट करनी है पाकिस्तान में, नहीं, क्या पैसे तो इकट्ठे कर सकते हैं आप किसी ना किसी तरीके से दाएं बाएं कर आके, क्या जहाज को उड़ा सकते हैं? उड़ा नहीं सकते। उड़ाने के लिए आपको कुछ स्पेशलाइज्ड स्किलफुल पर्सन की जरूरत होगी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या कंसेप्ट है कि जो ओनर होते हैं बिजनेस के वो कुछ और लोग हैं, लेकिन जो बिजनेस को चला रहे होते हैं वो और लोग हैं। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ है वो क्या है, वो है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। भाई ओनर कौन लोग हैं? ओनर वो लोग हैं जो बिजनेस को के मालिक हैं, जो बिजनेस के मालिक हैं।
जो सोल प्रोप्राइटर होता था तो हम कहते थे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप के केस में कहते थे पार्टनर, और कंपनी के केस में क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स। याद है आपको, हमने यहाँ पढ़ा शेयर होल्डर। तो ओनरशिप का मतलब क्या, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स। और जो कंपनी को मैनेज करते हैं वो कौन लोग होते हैं, उन्हें हम कंपनी लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं, डायरेक्टर का लफ्ज पहले सुना हुआ आपने, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट समझे एक ही बात है, ओनर्स या शेयर होल्डर समझे एक ही बात है। ठीक है, हमारे क्लाइंट सोल प्रोप्राइटर भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। ज्यादातर क्लाइंट कंपनी के होंगे, क्योंकि आप जब सीए क्वालिफाई करके कहीं पे सीएफओ की पोजीशन पे जाके काम कर रहे होंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली क्या कंपनी होगी। हो सकता है आपका अपना बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटर, वो भी हो सकता है पार्टनर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इंटरेक्शन हमारा कंपनी, इसलिए मैं कंपनी के टर्म यूज कर रहा हूं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट आया। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे डिफरेंट है अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस से, इसमें ओनर्स डिफरेंट है, डिफरेंट। क्यों डिफरेंस है, ये क्यों डिफरेंस है, क्योंकि ओनर्स वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, स्किल नहीं है, और मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स वो लोग हैं जिनके पास स्किल है, पैसा नहीं। कभी कभार ऐसे होता है खुशकिस्मत, अल्लाह ताला जिसे चाहे नवाजे, उसके पास पैसा भी होता है, उसके पास स्किल भी है। ठीक है, बड़े अमीर होते हैं लेकिन वो कहते हैं मैं एमबीबीएस करके मरीजों की खिदमत करूंगा। वो हो सकता है स्पेशलिस्ट पर्सन भी हो, उसके पास पैसे भी हो। अगर ऐसा पर्सन खुद का हॉस्पिटल बना ले तो वो ओनर भी होगा, मैनेजमेंट। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, सब बहुत। अगर कोई ऐसा पर्सन हो, उसे बचपन से ही पायलट बनने का शौक हो, है जद्दी पुश्ती अमीर, सेठ साहब का बेटा, खरबपति है, पायलट बनने का शौक है, बन भी गया, वो अपनी एयरलाइन भी स्टैब्लिश कर सकता है, खुद जहाज उड़ा भी सकता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही पर्सन शेयर होल्डर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन हम उसके थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं। ज्यादातर केसेस में क्या होता है भला, ओनरशिप अलग, ओनर्स शेयर होल्डर सारे इकट्ठे हुए, भाई हमने हॉस्पिटल खड़ा कर लिया, बिल्डिंग बना ली, लेकिन क्या करें, किसी का इलाज नहीं कर सकते। हमने जहाज खरीद लिए 15-20 पैसों से, लेकिन क्या करें, उड़ा नहीं सकते, उड़ाने क्या करें, हल बताएं। स्किल्डफुल पर्सन को पॉइंट करो। इन्होंने अखबार में इश्तहार दिया, स्किल्डफुल पर्सन आए। स्किल्डफुल पर्सन ने कहा सर आप बेफिक्र हो जाएं, आज के बाद आपका बिजनेस हम संभालेंगे। टेक्निकल पर्सन है, हमें मशीनरी सारी चलानी आती है, टेक्सटाइल मशीनरी है ना, हमें चलानी आती है, बेफिक्र हो जाए। शेयर होल्डर ने कहा ठीक है, अब जरा गौर से बात सुनिएगा। शेयर होल्डर ने कहा ठीक है भैया, तुम ऐसा करो कि सारा हम तुम्हें अपना सारा पैसा, यहां कहानी में जरा ट्विस्ट देखिएगा आएगा, अपना सारा पैसा, अपने सारे एसेट्स, जो कुछ भी हमने खरीदा, जो बैंक में पैसा है, जो बिजनेस में इन्वेंट्री है, वो सारा तुम्हारे हवाले करते हैं। ए मैनेजमेंट, ए डायरेक्टर, तुम हमारे बिहाफ पे बिजनेस को रन करो, बिजनेस को चलाओ। हम तुम्हारे रोजमर्रा के कामों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे कि ये क्यों कर रहे, वो क्यों कर रहे, क्योंकि हम एक्सपर्ट ही नहीं है। लेकिन तुमने एक काम करना है, अपने किए का हिसाब किताब रखना है, अपने किए का। हम साल के बाद आएंगे, अभी हम सारी चीजें तुम्हें दे रहे हैं, अभी हम सारी चीजें तुम्हें, हम साल के बाद आएंगे, साल के बाद तुमने हमें इन सारी चीजों का हिसाब किताब देना है। साल के बाद तुमने हमें इन सारी चीजों का हिसाब किताब देना है। ठीक है जी, तो ये हिसाब किताब अगर देंगे, मैं बताइए हिसाब किताब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। किस शक्ल में देंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये साल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। मैनेजमेंट कौन करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिजनेस को चला कौन रहा है? मालिक कौन है? शेयर होल्डर। चला कौन रहा है? डायरेक्टर्स, क्योंकि टेक्निकल लोग हैं। अच्छा, सारा साल क्या शेयर होल्डर कैमरा के जरिए से, वीडियो कैमरा से घर बैठ के निगरानी कर रहे हैं काम सही का, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। तो फिर शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा सारा साल सही काम किया कि गलत किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके देंगे।
अगर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट हुआ तो इनको पता चल जाएगा, यस है। अगर लॉस हुआ तो काम सही नहीं किया, फिर इनको निकाल के नए लोगों को मौका देंगे। डन जी, ये कहानी समझ आ गई, ये दो पार्टी समझ आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों पार्टी का रिलेशनशिप बताइए, क्या बताइए? इन दोनों पार्टीज का रिलेशनशिप बताइए। तो इन दोनों पार्टी के रिलेशनशिप को हम 3 अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन दोनों पार्टीज के रिलेशनशिप को हम कौन कौन से थे? स्टीवर्डशिप, एजेंसी, अकाउंटेबिलिटी। इन दोनों पार्टीज के रिलेशनशिप को 3 अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। किन 3 अल्फाज में? स्टीवर्डशिप, एजेंसी और अकाउंटेबिलिटी। देखिएगा रेड कलर नजर आ रहा है लिखा हुआ कैमरा में, ऑनलाइन वाले बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ओके। स्टीवर्डशिप का मतलब क्या है? अमानतदार। इन दोनों के दरमियान में क्या ताल्लुक है? 3 ताल्लुक हैं भाई। शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के दरमियान में क्या ताल्लुक है? 3 ताल्लुक है। पहला ताल्लुक क्या है? स्टीवर्डशिप का, इमानत का, कि इनमें कोई पर्सन अमानतदार है दूसरे का। बताइए कौन अमानतदार है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स केयर टेकर हैं, मैनेज कर रहे हैं किनके? ओनर्स के एसेट्स को। तो मुझे बताइए सिंपल क्वेश्चन, ताकि पता चलता है स्टीवर्डशिप का कंसेप्ट आपको पता है। क्या डायरेक्टर को ये एसेट्स, किसी के पास कोई अमानत हो तो उसे वे कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए? अपने पर्सनल इंटरेस्ट में यूज करना चाहिए कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में? शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में। अब आपको याद होगा वो लॉ में आप पढ़ते थे, कंपनी लॉ में, फिड्यूशियरी बिहेवियर, फिड्यूशियरी ड्यूटी, कि अगर डायरेक्टर्स ने अपने फायदे में इसको इस्तेमाल किया ना तो वो गलत है और वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है। तो ये स्टीवर्डशिप समझ आ गया, इनका आपस में क्या ताल्लुक? स्टीवर्ड। दूसरा एजेंसी। एजेंसी का मतलब क्या? इन दोनों में एजेंसी रिलेशनशिप है, एक प्रिंसिपल है एक एजेंट है। ये भी लॉ में पढ़ा था, वो चैप्टर 10 होता था लॉ का, एजेंसी रिलेशनशिप। तो बताइए अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है, कौन प्रिंसिपल है और कौन एजेंट है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय शेयर होल्डर। उनके एसेट्स को भी उनके भले के लिए इस्तेमाल करना है और उनके इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना। मतलब इंस्ट्रक्शन बड़ी बड़ी, इंस्ट्रक्शन डिटेल की नहीं, डिटेल तो इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकते, टेक्निकल लोग नहीं है, बड़ी बड़ी। ये ना हो वो कहे एयरलाइन है का बिजनेस है, वो 2-3 जहाज बेच के बिटकॉइन खरीद ले, कि ये प्राइस बढ़ेगी ना तो इधर ज्यादा अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, वो पता चले डाउन हो गया। आजकल डाउन जा रही है ना मार्केट बिटकॉइन की। तो ऐसा ये क्या है? इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट काम नहीं करना। समझ रहे? तीसरा ताल्लुक है अकाउंटेबिलिटी का। कौन किसको अकाउंटेबल है? डायरेक्टर्स अकाउंटेबल है शेयर होल्डर को। किस चीज के अकाउंटेबल है? सारा हिसाब किताब देने के। और वो ये अकाउंटेबिलिटी कैसे पूरी करते हैं भला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने से। बताइए रिलेशनशिप समझ आ गया? शेयर होल्डर, अगर आपसे कोई पूछे बताओ शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स में क्या रिलेशनशिप है, आप कहेंगे 3 रिलेशनशिप है। 3 अल्फाज बोलने हैं आपने बस, वो बंदा उधर समझ जाएगा आप ऑडिट के एक्सपर्ट है, गुरु हैं आप ऑडिट के। क्या 3 अल्फाज बोलेंगे? स्टीवर्डशिप और अकाउंटेबिलिटी। शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहां पे अगर आप इजाजत दें कहानी को आगे बढ़ाएं, इधर आने लगा एक ट्विस्ट, आने लगा एक मसला। ठीक है, जैसे मूवीज में होते हैं ना, मूवी में एक ट्विस्ट, अच्छी वाली कोई जिंदगी गुजर रही होती है कुछ गरीब किसानों की, उसमें एक विलन आता है। अब ये विलन आने लगा है, लेकिन इसके बाद एक हीरो भी आएगा। पहले कौन आता है भला? विलन। विलन की एंट्री होने लगी है। डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट जो थे ना, ये सारा साल इन्होंने मेहनत की, लेकिन आपको पता है बाज़ औक़ात बिजनेस में नुकसान भी हो जाते, जैसे कोरोना में। अपना कसूर नहीं है किसी का, नुकसान हो। ठीक है, जैसे कॉलेज ने फिजिकल स्टूडेंट्स का सारा सेटअप किया हुआ, अब गवर्नमेंट के ऑर्डर आ गए, अब ऑनलाइन सेटअप भी करना पड़ा, डबल खर्चा हो गया। अब फिजिकल अरेंजमेंट्स भी हैं, अब किराया, जो बिल्डिंग है जो जिसका किराया, वो ये थोड़ी कहेगा भैया किराया ना दो क्योंकि आपकी क्लासेस नहीं हो रही ना, ये वो तो कहेगा भाई किराया दो। वो खर्चा भी हो गया, और आपके LMS के अकाउंट भी बनाना है,
तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डायरेक्टर का अपना कसूर, बाज़ औक़ात अपना कसूर होता भी है, बाज़ औक़ात नहीं भी होता, बिजनेस को नुकसान हो जाता है। अब जब फर्ज कीजिए सारा साल काम इन्होंने ठीक किया या 2 नंबर पे की, एंड पे बैठे हो परेशान है, भाई अगले महीने मीटिंग होनी है, शेयर होल्डर को क्या बोलते थे उसको लाभ में, एजीएम बोलते थे ना, हाँ एजीएम होनी है, एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की, उसमें डायरेक्टर्स बैठेंगे, सॉरी शेयर होल्डर्स बैठेंगे, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी है, उधर तो लॉस आया होगा। अब ये डर रहे हैं डायरेक्टर्स, क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं 2 रीजन की वजह से। अगर तो प्रॉफिट हुआ फिर तो मसला कोई नहीं, अगर लॉस है तो 2। नंबर 1 उनको प्रेशर है, डर है, एक डर है एक लालच है। डर क्या है, भैया अगर लॉस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गई ना तो हमें जॉब से निकाल देंगे। एक लालच है क्या, अगर प्रॉफिट वाली गई तो हमें बोनस मिलेगा। तो अब मैनेजमेंट ने बैठ के फिर एक बात सोची बहुत ही खतरनाक, क्या मैनेजमेंट ने कहा, तरीका वारदात सुनिएगा। मैनेजमेंट ने कहा, डायरेक्टर्स ने कहा, क्या शेयर होल्डर टेक्निकल पर्सन है? जवाब आया नहीं। क्या इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी आती हैं? नहीं। क्या इनको इंपेयरमेंट का पता है? नहीं। रिवैल्यूएशन सरप्लस का ट्रीटमेंट पता है? नहीं। डेफर्ड टैक्स का पता है? नहीं। IFRS 15 रेवेन्यू आता है? नहीं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ इनको तो कुछ पता ही नहीं है, मासूम लोग हैं ये, हम स्किलफुल पर्सन हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसे चक्कर चलाते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए। क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसे चक्कर चलाते हैं कि एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज कम से कम हो जाएं और एसेट्स और इनकम ज्यादा से ज्यादा हो जाए। उसके लिए डिफरेंट है, ये 2-3 टेक्निक्स मैंने स्टार्ट में बताई थी, जो एंड्रन और वर्ल्ड काम के जो स्मार्ट अकाउंटेंट थे ना, स्मार्ट अकाउंटेंट, उन्होंने आउट की थी। अब इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेर फेर करके फिर फाइनेंशियल जरूर की, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी थी, कंप्रोमाइज्ड, हेर फेर। और हेर फेर करने का तरीका क्या है, अब सुने, लिखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेर फेर करने का तरीका। अभी जनरल रूल बता रहा हूं, बाद में स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। पहला, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट कर दो। क्या कर दो, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को। दूसरा क्या है, एसेट्स और इनकम को ओवरस्टेट कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर करके देते रहे। ओनर बेचारे जो है वो परेशान, क्योंकि यार मुनाफा भी हो रहा है लेकिन डिविडेंड नहीं मिल रहा, मुनाफा भी हो रहा है लेकिन डिविडेंड नहीं मिल रहा। ऐसा ही होता है ना, फिर जब 2 नंबरिया करके प्रॉफिट शो करवाया हो, कहां से डिविडेंड मिलना है, वो तो नंबर गेम है सारी। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल, अब ये परेशान बैठे। इनको फिर आप जैसा कोई बंदा, इन शेयर होल्डर का दोस्त था, शेयर होल्डर ने कहा यार हमारा बिजनेस है तो बड़े मुनाफे में, लेकिन पैसा कोई नहीं आ रहा, हर साल पैसा कोई ना कोई इंजेक्ट ही करना पड़ता है। आपने कहा लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर आपने उनको एक मशवरा दिया। क्या मशवरा दिया, $1 मिलियन क्वेश्चन ये, अगर आपने ये बता दिया कि क्या मशवरा दिया तो समझ ले अभी तक का ऑडिट में जो कुछ पढ़ाया समझाया आपने समझ लिया। गैस करें, अंधेरे से परेशान ना होइए। क्या करें, हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं है शेयर होल्डर, आप मासूम लोग हैं, कोई बात नहीं। इन शातिर लोगों से निमटने के लिए तुम भी कोई शातिर बंदे को अरेंज करो। किसको अरेंज करो, ऑडिटर को। ये बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एक ऐसा पर्सन अपॉइंट करो जो क्या करे। ये आया हमारा हीरो, ये विलन, ये आया हमारा हीरो। इस हीरो को हम क्या कहते हैं, इसके 2-3 नाम हैं, जैसे किसी के प्यार के नाम भी होते हैं ना, घर में कोई और, बाहर कोई और, सरकारी। इसको ऑडिटर भी कहते हैं, इसको अश्योरेंस प्रोवाइडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्योरेंस प्रोवाइडर भी कहते हैं। ये इसका घर का नाम है ऑडिटर, ये इसके नानी घर का नाम है, और जब दादी के घर जाता है तो इसको प्रैक्टिशनर भी बाज़ औक़ात कहते हैं प्यार से। ये 2-3 नाम है एक ही पर्सन के, ऑडिटर, अश्योरेंस प्रोवाइडर
प्रैक्टिशनर। उनका जी इसको अपॉइंट करो, है शेयर होल्डर, इसको अपॉइंट करो। शेयर होल्डर ने कहा ये ऑडिटर क्या करेगा? इन्होंने कहा ये जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हुई है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब मैनेजमेंट डायरेक्टली आपको नहीं देगी, पहले ऑडिटर को देंगी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करके आपको एक रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट में क्या लिखा होगा? उस रिपोर्ट में ओपिनियन होगा, कंक्लूजन होगा ऑडिटर का, क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। और इस ऑडिटर की रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के पास जाएंगी। अब बताइए यहां पे दो रास्ते हैं, दो ऑप्शन, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन बेहतर है। ऑप्शन नंबर 1, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टली शेयर होल्डर को भेजे, ये ठीक। या ऑप्शन नंबर 2, पहले ऑडिटर्स को वेरीफाई करके ऑडिट रिपोर्ट बनाए और फिर शेयर होल्डर्स के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचे। कौन सी बेहतर है? विदाउट ऑडिट रिपोर्ट के विद ऑडिट रिपोर्ट? विद ऑडिट रिपोर्ट। इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है? क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मुझे बताइए अब ये सारा चक्कर समझ आया आपको? नहीं समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? 2-3 सवाल पूछूंगा फिर यकीन करूंगा आपको समझ आया कि नहीं आया। सबसे पहली चीज मुझे बताइए, एक ऑडिट में कितनी पार्टीज हैं? 3। कौन कौन से? मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रिपेयर करना, शाबाश। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना। बताइए मैनेजमेंट को किसने अपॉइंट करना है? ऑडिटर को किसने अपॉइंट करना है? क्या ऑडिटर को मैनेजमेंट अपॉइंट करे? अभी आपसे जजमेंटल सवाल है, क्यों नहीं? वो फिर मिल जाएंगे उसके साथ। इसीलिए कहते हैं इस ऑडिटर में एक बाकी खसूसियात हो या ना हो, ये सुबह लेट उठता हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लास में लेट आ कोई प्रॉब्लम नहीं है, असाइनमेंट अगर कभी करता है कभी नहीं करता, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास होने में प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें इसमें वैसे तो सारी अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन सबसे अहम बात एक होनी चाहिए, क्या? इंडिपेंडेंट हो। ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इसके साथ खास तौर पे लिख ले, और कोई इसमें बात अच्छी हो या ना हो, एक बात ऑडिटर में लाजमी अच्छी होनी चाहिए, क्या? इसका टाइम पे ऑफिस में आना जरूरी है कि इंडिपेंडेंट होना जरूरी है? इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इसका तजर्बेकार होना जरूरी है कि इंडिपेंडेंट होना ज्यादा जरूरी है? इंडिपेंडेंट होना ज्यादा जरूरी है। इसके पास गाड़ी या मोटरसाइकिल होना ज्यादा जरूरी है कि इंडिपेंडेंट होना ज्यादा जरूरी है? इंडिपेंडेंट होना ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं? ठीक है, ये भी हो। तो अब चूंकि ऑडिट करने के बाद शेयर होल्डर्स बड़े खुश, क्यों खुश? कि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ अगर करती, अव्वल तो मैनेजमेंट करती नहीं है, अगर करती भी है तो उनको पता चल जाता है। इन्होंने तो शेयर होल्डर ने ऑडिटर की तारीफें करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के कानों तक भी ये बात पहुंची कि ये एक बंदा है ऑडिटर। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे चेक करके शेयर होल्डर को भिजवाई जाती है ना, तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही होती है। क्या कर रही होती है? अगर ऑडिट के बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर तक पहुंचाएं, वो बेस्ट व्यू प्रेजेंट करती हैं। बेस्ट व्यू का मतलब क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखाओ। बेस्ट व्यू का मतलब क्या है? मैनेजमेंट तो यही चाहेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस्ट व्यू जाए शेयर होल्डर को। ऑडिटर क्या चाहता है? ट्रू एंड फेयर। बेस्ट व्यू का मतलब क्या है? लॉस है तो प्रॉफिट दिखाया जाए, प्रॉफिट है तो ज्यादा से ज्यादा दिखाओ, यह है बेस्ट व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? जो लॉस है तो लॉस, आप नहीं, जो स्टूडेंट इस वक्त एब्सेंट है, जब रिजल्ट आएगा वो स्टूडेंट अपने घर में क्या बताना चाहेगा? बेस्ट व्यू के ट्रू एंड फेयर व्यू? बेस्ट व्यू। बायस हो सकता है ना, गलत बयानी कर सकता है। और टीचर क्या चाहता है कि वालिदैन को क्या पता चले? ट्रू एंड फेयर व्यू। कि बच्चा पास है तो पता चले पास, नहीं पास तो पता चले नहीं पास। फर्क समझे?
ये होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बहरहाल, तो जब गवर्नमेंट ने ये कहा अच्छा ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू को कंफर्म करता है, ये तो बड़ा अच्छा काम करता है, गवर्नमेंट ने असूल बना दिया। पाकिस्तान में भी असूल है और दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज में ये असूल है। क्या असूल है कि हर बड़ी कंपनी जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं करवाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को नहीं भिजवाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को तभी भिजवाई जाएंगी जब उनका ऑडिट पूरा हो जाए, यानी ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ ने रिक्वायर कर दिया बड़ी बड़ी कंपनीज के केस में, हर केस में नहीं। किस केस में? क्या क्या रिक्वायर किया? ऑडिट करवाया जाए। तो जो चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ हो उसे क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। और जो चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है उसे क्या बोलते हैं? नॉन स्टैट्यूटरी। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑडिट रिक्वायर्ड है कि नहीं? लॉ पढ़ा हुआ है ना आपने? जरा सोचे, किसी चैप्टर में ये पढ़ा था कि ऑडिट पर, चैप्टर 10 भी याद है, शाबाश। उसे क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट। लेकिन कुछ कंपनीज का ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं भी था यार। क्या था वो? पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, या सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका भी रिक्वायर्ड नहीं है, पार्टनरशिप है उसका भी, एनजीओ वगैरह का भी नॉर्मली रिक्वायर्ड था। तो जब कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस बिजनेस का ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है उसे क्या बोलेंगे? नॉन स्टैट्यूटरी। जिसका ऑडिट रिक्वायर्ड है उसे क्या बोलेंगे? अब आपसे आखिरी सवाल 5 मिनट का, उसके बाद लेक्चर खत्म। स्टैट्यूटरी ऑडिट समझ आ गया किसको बोलते हैं? नॉन स्टैट्यूटरी समझ आ गया किसको बोलते हैं? बताइए, एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जिसके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, वो अगर ऑडिट करवाए तो उसे क्या कहेंगे? स्टैट्यूटरी ऑडिट या नॉन स्टैट्यूटरी? नॉन स्टैट्यूटरी। वो ऑडिट क्यों करवाएगी? क्या फायदे हैं ऑडिट करवाने के? उससे परफॉर्मेंस चेक हो जाएगी, शाबाश। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, शाबाश। और फायदे बताएं, और फायदे। किताब में क्या लिखा है? गोली मारे, और फायदे बताएं। क्या? हाँ, मैनेजमेंट काम अगर ठीक नहीं कर रही तो वो चीजें सामने आ जाती है। मैनेजमेंट का जो इंटरनल सिस्टम कैसा चल रहा है, अगर उसमें कोई वीकनेस है वो सामने आ जाती है। इंटरनल सिस्टम समझते हैं? इंटरनल कंट्रोल से काम करने का तरीकाकार, ठीक है? ठीक है, काम करने का तरीका, ठीक है। जैसे अगर हमारी क्लास टाइम पे स्टार्ट हो, टाइम पे खत्म हो, आप कहेंगे इंटरनल सिस्टम इस कॉलेज का बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर वीकली टेस्ट हो, अगर वीकली टेस्ट ना हो तो आप क्या कहेंगे? इंटरनल सिस्टम इस कॉलेज का अच्छा। तो जब ऑडिटर आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है तो वो इक्का दुक्का दूसरी चीजों में भी उसकी नजर पड़ जाती है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी इंप्रूव होता है। वो देखेगा, कहेगा सर ये देखे ये चीज गलत हो रही है, इसको ठीक कर लें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तो चेक करता ही करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा जो मैनेजमेंट का इंटरनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर होते हैं उसके बारे में भी सजेशन दे देता है, उसके बारे में भी सजेशन दे देता है। और भी फायदा होता है क्या? लोन लेने में आसानी हो। बैंक के पास जाए ना लोन लेने के लिए, सैलरीड पर्सन बैंक के पास लोन लेने के लिए जाए, बैंक एक चीज मांगता है, सैलरी स्लिप। लेकिन अगर कोई बिजनेस बैंक से लोन लेने के लिए जाए, गैस करे बैंक क्या मांगता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट हुई हो। ये भी फायदा होता है लोन लेने देने में भी, बिजनेस एक्वायर करने में भी, सेल परचेज में भी फायदा होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हमारी साथ साथ चलेंगी, लेकिन याद रखिएगा प्रैक्टिकल एग्जांपल, अब टाइम कम है वरना मैं मजीद एक्सप्लेन करता। प्रैक्टिकल एग्जांपल सिलेबस के अंदर रह के चलेंगी। मैं कोई सीफैब लेवल या प्योर प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको शेयर नहीं करूंगा, वरना मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर आपको, सर क्या कमाल की एग्जांपल दिया सर ने क्लास में, केस स्टडी मजा ही आ गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आई, सवाल नहीं हो रहा। तो एक प्रैक्टिस होती है प्योर, एक होती है सिलेबस के अंदर रहते हुए। तो मैं जो केस, जैसे ये जो मैंने आपके साथ दो चीजें, इनमें और भी फ्रॉड थे बड़े, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना जरूरी नहीं। अगर मैं करूंगा भी तो वो सिलेबस से हट जाऊंगा, ठीक है। तो सिलेबस के अंदर रहते हुए, तो ये सिलेबस के अंदर रहते हुए एक और चीज, पाकिस्तान में जब ये परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त आपको याद है पीटीसीएल को प्राइवेटाइज किया गया था, ठीक है। ये गाल 2005-6 की बात है। पैसों की जरूरत थी, वो शेख जो थे इत्सलात कंपनी ने बाय किया था,
उन्होंने कहा था हम ये कंपनी तब खरीदेंगे जब आप इसका ऑडिट करवाएंगे। हालांकि पीटीसीएल का ऑडिट साल बाद होता था, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे साल के दौरान में, 7 महीने बाद। गवर्नमेंट इंतजार नहीं कर सकती थी कि 12 महीने पूरे हों, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, वो फाइनेंशियल स्टेट, एक ऑप्शन ये भी थी। गवर्नमेंट ने कहा हमें तो पैसे अभी के अभी चाहिए। जो फॉरेन एक्वायरर था उसने कहा मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड जब तक आएंगे नहीं मैं पैसे दूंगा तो ये तो ऐसे ही होगा, मैं रिस्क ले रहा हूं, नहीं करूंगा। तो फिर एक स्पेशल ऑडिट करवाया गया था। हालांकि नॉर्मल कंपनीज का 12 महीनों बाद ऑडिट होता है, लेकिन चूंकि उसको बेचना था, बायर ने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होगा तो मैं वैल्यू लगाऊंगा, वरना नहीं। तो ये बिजनेस को सेल परचेज करने में भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी होते हैं, ये भी फायदा होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो मैनेजमेंट का इंटरनल सिस्टम होता है ना, जैसे बिजनेस को कैसे रन करना है, वो भी चेक हो जाता है। मतलब उसके बारे में भी कुछ ना कुछ सजेशन। हालांकि वो अल्टीमेट पर्पस वो नहीं होता, अल्टीमेट पर्पस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं होता। अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अल्टीमेट पर्पस है ये, लेकिन ये वैल्यू एडिशन वैसे हो जाती है। ठीक है, लीगल कंप्लायंस इंश्योर हो जाती है ऑडिट से, क्योंकि ऑडिट करवाना लीगल रिक्वायरमेंट है, तो इसी बहाने लीगल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। इसके अलावा और भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वो आपने लॉ पढ़ा हुआ, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी, कैश का रिकॉर्ड, सेल का रिकॉर्ड, एसेट का रिकॉर्ड, लायबिलिटी का रिकॉर्ड। तो जब ऑडिट करवाते हैं तो ये भी पता चल जाता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। बिजनेस डिसीजन में हेल्प होती है, सेल परचेज के बिजनेस डिसीजन में, लोन लेना हो उसमें भी यूजफुल होता है। तो ये है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। कुछ को समझ आए? क्विक रिकैप करते हैं, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। आज के लेक्चर में हमने कुछ ओरिएंटेशन में चीजें सीखी, उसमें सबसे अहम चीज ये पेपर का स्ट्रक्चर समझा। 3 तरह के क्वेश्चन खासतौर पे एमसीक्यूज होंगे, अटेम्प्ट क्वेश्चन करना है। सबसे अहम चीज क्या? वर्ड्स में बी डिफरेंट बट कंसेप्ट शुड बी सेम, ये सीखा था हमने। फिर इसके बाद हमने कितने एफर्ट, मैंने आपसे कहा कि 2 घंटे डेली रिक्वायर्ड होगा। स्टडी मटेरियल मैंने आपसे कहा कि चैप्टर 1 के नोट्स होंगे, चैप्टर 2 बुक शक्ल में आपको मिलेगा। आई क्या की बुक पढ़ना रिक्वायर्ड नहीं है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। फिर हमने स्टार्ट किया ओरिजिन ऑडिट का कैसे हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुआ। इसमें फिर ओनरशिप और मैनेजमेंट का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। फिर हमें पता चला कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ओनर्स और मैनेजर का, वो क्या है? स्टीवर्डशिप, एजेंसी, अकाउंटेबिलिटी। फिर हमने देखा कि मैनेजमेंट चाहेगी बेस्ट व्यू प्रेजेंट करना, शेयर होल्डर्स चाहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, कंफ्लिक्ट आ जाता है, इस वजह से मैनेजमेंट बायस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को दे सकती है। इस मसले का हल क्या था? ऑडिट। ऑडिटर के लिए सबसे अहम चीज क्या होना जरूरी है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कि उसका मैनेजमेंट के साथ या शेयर होल्डर के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप ना, इनडायरेक्ट भी ना हो, किसी किस्म का ना हो तो अच्छा। अपॉइंट जरूर करते हैं उसको, लेकिन उसका रिश्तेदार ना हो। अपॉइंट जरूर करेंगे शेयर होल्डर इसको, लेकिन उसके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। और फिर हमने स्टडी किया कि जो रिक्वायर्ड वाला होता है ऑडिट, उसे क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी। और जो रिक्वायर्ड वाला नहीं होता, नॉन स्टैट्यूटरी। फिर एडवांटेजेस पढ़े। हाँ, मटेरियलिटी का कंसेप्ट है, ये हम फिर कल शेयर करेंगे। ठीक है, मटेरियलिटी मुझे याद करवा दीजिएगा, बट ये एक अहम कंसेप्ट है, मैं जल्दी में नहीं निपटाना चाहता इसको। ठीक है, ये पूरा जानदार कंसेप्ट है, कल। हाँ, एडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या फायदे हैं? ऑडिट करवाने के फायदे भी है कोई के बस लीगल रिक्वायरमेंट है? नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट तो है ही है, फायदे भी है। क्या क्या फायदे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट बढ़ जाता है जब ऑडिट हो जाए, उसके बाद हम ज्यादा श्योर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि ये ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल में भी नजर मारता जाता है और कोई ना कोई सजेशन देता है, सर ये चीज ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपकी ठीक है, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप हर 3 महीने बाद बनाते हैं, हर महीने बाद बनाया करें, ये इंटरनल कंट्रोल इंप्रूव होगा। ठीक है, बिजनेस सेल परचेज करने में हेल्प होती है, लोन लेने में भी हेल्प अगर आपने ऑडिट करवाया। डन जी, क्लियर? चलिए, आपने अब घर जाके रीड करना है। अब कुछ मजीद रिसोर्सेज मैं आपके साथ ऑनलाइन शेयर करूंगा। ठीक है, वो कल क्लास में भी आपके सामने डिस्प्ले भी करूंगा, ताकि सारे स्टूडेंट को पता चल जाए वो क्या रिसोर्सेज है, कैसे यूज करना है, आपके साथ भी शेयर की जाएगी ग्रुप्स में। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।